हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का जो जैक बोर्ड के लिए 5 सेट मॉडल क्वेश्चंस दिए गए हैं। उनमें हर सेट में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनका जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको पता है आपका साइंस का एग्ज़ाम 12 अप्रैल को है फर्स्ट सिटिंग में। आशा है कि आप इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो यह वीडियो अब आपके लिए है कि आप खुद को जांच कर सकते हैं कि आप किस हद तक अपनी परीक्षा के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो सेट वन में केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 14 और 17 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दो नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 14 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 17 5 नंबर का है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है ना। तो वो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा, या इसको बोलते हैं मरकरी। ओके, तो यहाँ लिख देना एक ऐसी धातु, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है इसलिए फुल सेंटेंस में जवाब देना। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है वह है पारा। लिख देना ब्रैकेट में इसका संकेत Hg है ना। पारा को, मरकरी को लैटिन में बोलते हैं हाइड्राजेरियम और इस पे उसका सिंबल होता है Hg। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। ओके, एल्काइन का सामान्य सूत्र है, ठीक है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH12 -2, जहाँ n का मान 2 से शुरू होता है। ठीक है, एल्काइन वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है, इसलिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। ये हो गया एल्काइन का। एल्कीन का होता है CnH2n, एल्केन का होता है CnH2n+2। तो तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। ओके, ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, समजातीय श्रेणी क्या है। ओके, समजातीय श्रेणी, देखिए समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी होती है जिनका प्रकार्यात्मक समूह समान होता है और किन्हीं दो क्रमागत लगातार सदस्यों के बीच, इनके अणुसूत्रों के बीच सिर्फ CH2 का अंतर होता है। ओके, तो ये 3 नंबर का है, तो हमको बताना भी है कि ये क्या है और उदाहरण भी देना है। ओके, तो यहाँ लिख देना कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी या ऐसी श्रृंखला, ऐसी श्रेणी जिसका प्रकार्यात्मक समूह है ना, फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह समान होता है तथा इन्हीं दो क्रमागत
क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों के बीच सिर्फ CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी कहते हैं। ओके, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसका प्रकार्यात्मक समूह समान होता है तथा किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों के बीच सिर्फ CH2 का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर हम एल्कोहल का समजातीय श्रेणी लिखेंगे तो मीथेन से व्युत्पन्न अल्कोहल हो जाएगा CH3OH, ठीक है, मिथेनॉल। फिर इथेन से व्युत्पन्न अल्कोहल हो जाएगा C2H5OH। इथेन का सूत्र होता है C2H6, तो एक हाइड्रोजन की जगह में OH। ओके, वैसा ही C3H8 होता है अगला, तो यहाँ H7OH। ओके, ऐसा ही C4H10, तो यहाँ H9OH। ठीक है, तो अगर हम इनके अणुसूत्र के बीच का अंतर देखेंगे तो C2 में से C एक बच गया C, फिर 5 हाइड्रोजन माइनस 3 हाइड्रोजन, तो CH2 अंतर आएगा। ठीक है, इसके बीच CH2 का अंतर होगा, इसके बीच CH2 का अंतर होगा। ओके, तो इस प्रकार से फॉर्मूला लिख देना। अगर नाम लिखना चाहोगे तो इसको लिख सकते हैं, एक कार्बन है इसलिए मेथेनॉल, अल्कोहल OH ग्रुप होता है तो आखिरी में लिखते हैं मेथेनॉल। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, तो एथेनॉल। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। ऐसे ब्यूटेन से व्युत्पन्न अल्कोहल ब्यूटेनॉल, तो ऐसे उदाहरण सहित बता देना है। ओके, देखते हैं नीचे वाला कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, ठीक, अभी ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। ओके, अंतर स्पष्ट करना है रासायनिक गुणों के आधार पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इधर लिख देना धातु और इधर अधातु। ऐसे पहला अंतर, धातुएं वैद्युत धनात्मक होती हैं, वैद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, तो लिख देना धातुएं वैद्युत धनात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें अपना सहयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। फिर इधर लिख देना अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि अधातुओं में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर
ऋण आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। तो वो सब लिखना जरूरी नहीं है, स्टेटमेंट लिख देना। धातुएं वैद्युत धनात्मक होती है, उधर लिख देना अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती है। ओके, दूसरा अंतर लिख सकते हैं कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय होते हैं ना, क्षारकीय होते हैं, मतलब ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, होते हैं, है ना। धातु ऑक्साइड को पानी में घोल देते हैं तो क्षारक बनता है। यहाँ प्रायः लिखे हैं क्योंकि कुछ धातु ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जिसमें अम्लीय गुण भी होता है, क्षारकीय गुण भी होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, कोई सेट में है उभयधर्मी ऑक्साइड तो वहाँ बताऊंगा। ठीक, इधर में लिख देना अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं ना, प्रायः अम्लीय होते हैं, क्योंकि कुछ अधातु ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं, इसलिए आप प्रायः लिख देना, अम्लीय होते हैं। उनकी अधातु ऑक्साइड को पानी में घुलते हैं तो अम्ल बनता है। ओके, ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर लिख सकते हो कि कुछ धातुएं सक्रिय धातु, ओके, तो यहाँ लिख सकते हो धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया कर, तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, है ना। जैसे जिंक अभिक्रिया करता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट बनता है। ओके, तो धातुएं क्या करती हैं, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। क्या लिखना, धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ओके, इधर में लिख देना अधातुएं ना, ये जो धातु होता है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तनु अम्लों के साथ, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ओके, ये हो गया तीसरा अंतर। चौथा अंतर, चौथा अंतर होगा कि धातुएं पानी के साथ, जल के साथ अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर क्षारक और हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। ओके, जैसे सोडियम प्लस जल तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन इधर 3 ठो हो गया तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ 2 लिखना होगा और यहाँ 2। तो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षारक और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इधर में लिख देना अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, है ना, नहीं करती हैं। ओके, तो 5 नंबर वाला है, इसलिए आपको कम से कम 5 आंसर तो लिखना होगा। ठीक है, और एक लिखते हैं।
ओके, देखते हैं नीचे वाला आ रहा है कि नहीं। ओके, आ रहा है। ठीक, 5वां नंबर में लिख देना धातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर धातु क्लोराइड बनाती है। धातु क्लोराइड बनाती है जो आयनिक होते हैं या वैद्युत संयोजक होते हैं। जो आयनिक होते हैं मतलब धातु और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। ओके, इधर लिख देना अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर अधातु क्लोराइड बनाते हैं जो सहसंयोजी होते हैं। सहसंयोजी होते हैं। इसका मतलब है कि धातु और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। ओके, तो 5 नंबर का है, इसलिए आप लिख देना 5 उत्तर। तो केमिस्ट्री में ना पूरा नंबर मिलता है। हाँ, गलत लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सबको आपको याद करना होगा, समझना होगा और इसी के आधार पर आपका आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेट 1 का। अब इसके बाद हम देखेंगे सेट 2 का। ओके, सेट 2 का क्वेश्चन, दो ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो है सोडियम, है ना, ये इतनी मृदु होती है ना, इसका संकेत है कि इन्हें आसानी से सब्जी काटने वाला चाकू से काटा जा सकता है। दूसरा है पोटेशियम, संकेत है के, इसको काइलियम बोलते हैं, इससे संकेत के। CH3COCH3 C2H4 में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है? ओके, तो CH3COCH3 इसमें जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है कीटोन, और C2H4 CnH12 इसमें है एल्कीन, प्रकार्यात्मक समूह एल्कीन, C डबल बॉन्ड C होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, संक्षारण होता है आर्द्र वायु एवं नमी के संपर्क में आने पर धातुओं की ऊपरी सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, सड़ने लगती है, इसी को बोलते हैं संक्षारण। तो इसमें लिख देना आर्द्र वायु मतलब आर्द्रता युक्त वायु एवं नमी के संपर्क में आने पर धातुओं की ऊपरी सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, ठीक है।
इसी प्रक्रिया को मतलब धातुओं के ऊपरी सतह का धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। ओके, जैसे इसका फेमस उदाहरण है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, ठीक है, ऐसे उदाहरण सही लिख देना। ओके, अब इस सवाल का दूसरा भाग है कि इससे सुरक्षा के उपाय बताएं। ठीक है, तो यहाँ लिख देना सुरक्षा के उपाय। संक्षारण से सुरक्षा के उपाय। सुरक्षा के उपाय। ओके, तो हम क्या करते हैं, संक्षारण से लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए हम उसको पेंट करते हैं। इसमें लिख देना पेंट करके, ना ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। दूसरा, या तो ग्रीस लगाते हैं ना, ग्रीस या तेल लगाकर, तेल लगाकर। और तीसरा, इसको बोलते हैं स्पेशल टेक्निक है यशद लेपन। यशद लेपन के द्वारा, यशद लेपन के द्वारा इस प्रकार से। यशद लेपन होता है लोहा एवं लोहे से बनी वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उसमें जिंक या जस्ता की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। ओके, तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा। इधर हमने लिखा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इधर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ओके, पहला नंबर लिख देना, इनमें सभी कार्बन परमाणुओं के बीच, सभी कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ एकल आबंध होता है ना, सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध होता है। ठीक, इधर लिख देना इनमें इन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध, डबल बॉन्ड, द्विआबंध या त्रिआबंध होता है। दो कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। दूसरा अंतर कर सकते हो इनका सामान्य सूत्र के आधार पर। इनका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n का मान 1 से शुरू होता है, 1 2 3 इत्यादि। ओके, इधर लिख देना
इनका सामान्य सूत्र होता है, तो इसमें दो ग्रुप होता है, एल्कीन और एल्काइन, इसलिए इसको एल्कीन का अलग से लिखना। ओके, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, जहाँ ये दोनों ही केस में n का वैल्यू 1 से नहीं लेकिन 2 से शुरू होता है, तो ऐसे लिख देना। तीसरा है कि ये संकलन अभिक्रिया नहीं करते हैं, है ना, ये एडिशन रिएक्शन नहीं करते हैं, ये संकलन अभिक्रिया नहीं करते हैं। संकलन अभिक्रिया नहीं करते हैं, इधर में लिख देना, ये संकलन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर का है, 3 आंसर लिख देना और उदाहरण लिख देना इधर, कम से कम 2 उदाहरण, CH4, C2H6 इत्यादि। फिर इधर लिख देना इथीन C2H4, ओके, C3H6, ओके, C2H4, C3H6, C2H2, CnH2n-2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो C2H2, फिर C3H, यहाँ n = 3 लगाएंगे तो C3, 2 तिया 6, 6 - 2 4, C3H4 इत्यादि। तो इस प्रकार से यह आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इतने सभी कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ एकल आबंध होता है, इनमें किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, अब बीच छूट गया इधर, के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n = 1 to 3। इनका सामान्य सूत्र एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2, जहाँ n = 2, 3, 4 इत्यादि। ये संकलन अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये संकलन अभिक्रिया करते हैं। फिर उदाहरण लिख देना, फॉर्मूला में n का मान लगा देना, फॉर्मूला बन जाएगा CH4, n = 1 लेंगे तो C1, H 2 × 1 2, 2 + 2 4, वैसा ही C2H6, फिर इधर C2H4, C3H6, C2H2, C3H4, ये दोनों एल्कीन का एग्जाम्पल है, ये दोनों एल्काइन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, समअवयवता किसे कहते हैं? पेंटेन के सभी समअवयवों का नाम और संरचना लिखना है। ओके, समअवयवता, ओके, तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होता है, उसको बोलते हैं समअवयव, और इसी गुण को कहा जाता है समअवयवता। यहाँ लिख लेना, वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं,
इसी गुण को समयवता कहते हैं। ओके, समयवता कहते हैं। ठीक है, सवाल का पहला भाग का जवाब हो गया। अब पूछा है पेंटेन के समयव। पेंटेन ना फॉर्मूला होता है C5H12 CnH12+2 वाला फॉर्मूला में लगाएंगे तो ये हो जाएगा के समयव। ओके, तो पहला होगा पांचों कार्बन को एक ही लाइन में लिख देना और कार्बन का बॉन्ड 4 होना चाहिए, बाकी बॉन्ड को हाइड्रोजन से पूरा करना है। जैसे इसका 1 है तो ये हो गया 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, इसका भी 2 बॉन्ड है, तो हो गया तीसरा बॉन्ड, ये हो गया चौथा बॉन्ड, इसका 1 बॉन्ड है तो इधर हो गया दूसरा बॉन्ड, इधर हो गया तीसरा और इधर हो गया चौथा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन। ओके, दूसरा अब क्या करना ना, एक कार्बन का श्रृंखला निकाल देना। ठीक है, आखिरी कार्बन से पहले एक कार्बन का शाखा निकाल देना ऐसे, और बाकी बॉन्ड को हाइड्रोजन से पूरा करना। इसका 1 है 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3, इसलिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, इसका 1 है 2 3 4, इसका 1 है 2 3 4। तो ऐसा अल्केन जिसके आखिरी कार्बन से पहले एक कार्बन का श्रृंखला होता है तो उसका नाम से पहले ना प्रीफिक्स लगाते हैं आइसो, तो ये होगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। ठीक है, तीसरा में क्या करना है, 2 कार्बन वाला श्रृंखला निकालना है एक ही कार्बन में, एक ऊपर एक नीचे। तो ये होगा 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक, अब यहाँ भी क्या करना है, बाकी बॉन्ड को हाइड्रोजन से पूरा करना है। तो बीच वाला कार्बन का 1 2 3 4, इसका तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है इसलिए हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है। यहाँ 1 है तो इसको और 3 चाहिए। ओके, इसका भी 1 बॉन्ड है, इसको भी और 3 चाहिए, इसका 1 बॉन्ड है, इसको भी और 3 चाहिए, इसका भी 1 बॉन्ड है, इसको और 3 बॉन्ड चाहिए, वो हाइड्रोजन से पूरा करना है। ओके, अब वैसा अल्केन जिसमें 2 कार्बन का श्रृंखला होता है, इधर एक कार्बन श्रृंखला हो गया, इधर दूसरा, 2 साइड चेन होता है, 2 शाखा होता है, तो उसका नाम से पहले नियो लिखते हैं। तो ई हो जाएगा नियो पेंटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना, इतना लिखेगा पूरा नंबर आएगा, 5 में 5 नंबर। ओके, ठीक है, नीचे वाला थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अभी ठीक है। ठीक है, तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं इन्हें समयव कहते हैं और इसी गुण को समयवता कहते हैं। अब हमको पेंटेन का समयव लिखना है, उसका संरचना बनाना है। तो पेंटेन C5H12 फॉर्मूला जानना होगा, फिर पांचों कार्बन को, पहला वाला में पांचों कार्बन को एक ही लाइन में लिख देना है, कार्बन का बॉन्ड 4 होना चाहिए, तो अगर तो बाकी बॉन्ड को हाइड्रोजन से पूरा करना है। तो इस प्रकार कोई कार्बन श्रृंखला नहीं होती है तो 4 कार्बन या उससे अधिक कार्बन वाला अल्केन का नाम से पहले N लिखते हैं ना, नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल, ये हो गया N पेंटेन। अब अगला में क्या करना है, 4 कार्बन लिख देना है और एक कार्बन में एक कार्बन का शाखा निकाल देना है, बाकी बॉन्ड को हाइड्रोजन से पूरा करना है, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। अब तीसरा में क्या करना है,
एक ही कार्बन में इधर एक कार्बन और इधर नीचे एक कार्बन, दो श्रृंखला निकाल देना है, बाकी बॉन्ड को हाइड्रोजन से पूरा करना है। और वैसे अल्केन जिसमें एक ही कार्बन से दो कार्बन की श्रृंखला निकली हुई रहती है, एक ऊपर एक नीचे, तो उनका नाम से पहले नियो लिखते हैं। तो ये हो गया नियो पेंटेन। ओके ठीक है, तो ये हो गया सेट 2। इसके बाद देखेंगे सेट 3। चलिए अब आते हैं सेट 3 के सवाल। सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्डर जो एक मिश्र धातु है वह किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो ये जो सोल्डर है जिससे सोल्डरिंग करते हैं वो बना होता है लेड और टिन का। क्या लिख देना, लेड Pb, या इसको सीसा भी बोलते हैं, एवं टिन, लेड एवं टिन। चौथा, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक समजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे। तो हमारे पास है मीथेन, इथीन, इथेन, फिर इथाइन। ओके, तो यहाँ पूछ रहा है कि इनके बीच में इनका जो अणुसूत्र होता है उनके बीच CH2 का अंतर होता है। तो अगर हम लेंगे CH4, ओके CH4, फिर अगला अल्केन है C2H6, C2H6। तो अगर इससे इसको घटा देंगे तो C2 - C तो बच जाएगा C, फिर H6 - H4 तो दो हाइड्रोजन बचेगा। तो इनके बीच में CH2 का अंतर है। ओके, ये तो इथीन है, ये इथाइन है, इसलिए तो होमोलोगस सीरीज में नहीं होगा, समजातीय श्रेणी नहीं होगा। तो समजातीय श्रेणी होगा ओके CH4 और C2H6। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इतना ही नहीं, ये आघातवर्धीय एवं तन्य होते हैं। ओके, तो 10 नंबर का सवाल में लिख देना प्लैटिनम, प्लैटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में किया जाता है, बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ये है पहला कारण। दूसरा कारण लिख सकते हैं, ये आघातवर्धीय, ओके आघातवर्धीय एवं तन्य होते हैं। आघातवर्धीयता वह गुण है जिसके कारण धातुओं को पीट कर पतले चादरों में बदला जा सकता है, और तन्यता वह गुण है जिसके कारण इनसे पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। आपको पता है सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। ओके, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इसलिए विभिन्न डिजाइन के ना सोने के आभूषण बनते हैं। तो ये था 10 का A नंबर। फिर B नंबर है, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताएं। तो ये होता है हीरा, डायमंड। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ए। यहाँ दिया है मेथेनॉल। मेथ मतलब होता है एक कार्बन, नॉन अल्कोहल को ऑल बोलते हैं, तो यहाँ पर एक OH ग्रुप। अब बाकी कार्बन का बॉन्ड को हाइड्रोजन से पूरा करना है। इसका एक बॉन्ड है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो बन गया मेथेनॉल। एक बी नंबर है फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड जिसका अंतर्राष्ट्रीय नाम होता है मेथेनल, आयुपाइक नेम बोलते हैं मेथेनल। तो मेथ मतलब एक कार्बन, नल अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O में वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ओके, तो इसका बॉन्ड हो गया 1 2 3, तो और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरा कर देना, तो बन गया फॉर्मलडिहाइड का संरचना। फिर है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है इथेनोइक अम्ल। इथ मतलब होता है 2 कार्बन। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है C डबल बॉन्ड OH। इतना लिख लेना, उसके बाद बाकी बॉन्ड को हाइड्रोजन से पूरा करना ना। कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 2 3 4, इसका तो 4 है, इसका एक ही है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा लेना। तो इस प्रकार से संरचना बन जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मिसेल क्या है? जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? तो मिसेल क्या है इसको बताने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा, सबसे पहले तो जानना होगा कि साबुन क्या होते हैं। ठीक है, तो हल्का सा लिख देना, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, जो थोड़ा अधिक ही लिखेंगे, तो लिख देना साबुन होता है ना उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटाशियम लवणों को साबुन कहते हैं। ये है ना, रासायनिक रूप से ये होता है साबुन। उच्च वसा अम्ल मतलब उसमें हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 15 से 17 कार्बन होते हैं, और उसमें COONA या COOK होते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटाशियम लवणों को साबुन कहते हैं। जो सोडियम लवण होता है उसको बोलते हैं हार्ड साबुन, कठोर साबुन, है ना, कपड़ा धोने का साबुन। और जो पोटाशियम लवण होता है उसको बोलते हैं मृदु साबुन, नहाने का साबुन। ओके, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, COO माइनस और यहाँ Na प्लस। तो साबुन का 2 सिरा होता है, या साबुन का 2 भाग होता है, 2 सिरा होता है। ठीक है, एक सिरा होता है, इसको बोलते हैं आयनिक सिरा या ध्रुवीय सिरा, आयनिक सिरा। तो आयनिक सिरा हमारे पास है COO माइनस Na प्लस। COO में नेगेटिव चार्ज, Na में पॉजिटिव चार्ज। फिर दूसरा होता है 15 से 17 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। क्या हाइड्रोकार्बन। और ये जो आयनिक सिरा है या ध्रुवीय सिरा है, ये जल में घुलनशील होता है, जल के साथ बॉन्ड बनाता है। ये जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है, ये मैल के साथ या तेल के साथ बॉन्ड बनाता है। ओके, अब
जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के अणु वृत्त के आकार में इस प्रकार सज जाते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा वृत्त के अंदर की ओर तथा जो आयनिक सिरा है वो बाहर की ओर होता है। ओके, और इसी को बोलते हैं मिसेल। ठीक, इतना लिखने के बाद इधर लिखना, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के अणु वृत्त के आकार में, ना सर्कल के आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा अंदर की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, तो इसी व्यवस्था को, इसे ही मिसेल कहते हैं। ओके, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के अणु वृत्त के आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा अंदर की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, इसे ही मिसेल कहते हैं। फिर इसका चित्र बना देना। ओके, चित्र बना देना। ओके, तो क्या होगा? ओके, एक वृत्त बना लेना ऐसे, फिर ना O माइनस Na प्लस ऐसे कर देना, आयनिक सिरा बाहर की ओर Na प्लस। ओके, बहुत सारे होते हैं माइनस प्लस, ठीक है, O Na प्लस ई माइनस। ओके, O माइनस Na प्लस। ओके, O माइनस Na प्लस। और ये जो मैल या ग्रीस होता है, ये है ना, इसके अंदर आ जाता है, मिसेल के अंदर आ जाता है और कपड़ा से अलग हो जाता है। अगर हम बात करें कपड़ा धोने वाला साबुन की, तो इतना बना लेना, है ना। इसमें और भी बना सकते हो ऐसे। फिर लिखना कि मैल एवं ग्रीस इस मिसेल के अंदर आ जाते हैं एवं अलग कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से साबुन के द्वारा सफाई का काम होता है। ठीक है, ठीक। तो ये जो है, ये है मैल या ग्रीस। सवाल का दूसरा भाग, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? तो जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है क्योंकि जल एक ध्रुवीय अणु है। तो इतना लिख देना, जब
जल में साबुन, ओके, जब जल में साबुन को डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है। ओके, इतना तो सवाल नहीं है यहाँ, क्योंकि जल एक ध्रुवीय अणु है, इसमें भी दो ध्रुव होता है, माइनस और प्लस, ध्रुवीय अणु है ना, H+ और OH-। जल एक ध्रुवीय अणु है। तो इसमें 3 सवाल है, ठीक है। तो ई वाला भाग के लिए 3 नंबर, इसके लिए 1 नंबर, और 1 नंबर है क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण होगा? तो एथेनॉल में मिसेल का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि एथेनॉल ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय है। ओके, ठीक। इसके बाद लिख देना कि एथेनॉल में मिसेल का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि यह एक अध्रुवीय अणु है, ठीक है। तो इसका 1 नंबर। क्योंकि साबुन ध्रुवीय होता है, इसलिए मिसेल उसी के साथ बनेगा। अगर जो विलायक होगा जिसमें इसको घोलेंगे वो भी ध्रुवीय होगा, तो एथेनॉल तो अध्रुवीय है, इसलिए मिसेल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेट 3 का। इसके बाद देखेंगे सेट 4। सेट 4 में केमिस्ट्री से 1 2 3 4 5 सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमलगम किसे कहते हैं? ठीक है, अमलगम वैसा मिश्र धातु होता है जिसमें एक धातु पारा होता है, इसको बोलते हैं अमलगम। तो यहाँ लिख देना वैसी मिश्र धातु ना, मिश्र धातु होता है 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। वैसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा या मरकरी, ओके, पारा होती है, उसे अमलगम कहते हैं, ठीक है। वैसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा होती है उसे अमलगम कहते हैं, है ना। एक उदाहरण दे देना, जैसे अगर हम बोलते हैं जिंक अमलगम, जस्ता अमलगम, जिंक अमलगम में जिंक और पारा होता है, या इसको लिख सकते हैं जिंक अमलगम जिंक और पारा की मिश्र धातु है। ओके, जिंक अमलगम जिंक और पारा की मिश्र धातु है, तो ऐसे उदाहरण सहित लिख देना। ओके, चौथा, एथीन का आणविक सूत्र C2H4 है, इसमें कौन कौन से सहसंयोजी आबंध हैं? ओके, तो क्या करना, इथीन का स्ट्रक्चर बना देना। एथ मतलब 2 कार्बन, ईन मतलब डबल बॉन्ड, और कार्बन का बॉन्ड हमेशा 4 होना चाहिए। तो 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4। तो ये संरचना दिखा रहा है कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसे करके लिख देना। ओके, तो पूछ रहा है कि कौन से सहसंयोजी आबंध होते हैं।
यहाँ लिख देना C डबल बॉन्ड C द्विआबंध एवं C सिंगल बॉन्ड H, ओके, इसको बोलते हैं एकल आबंध। तो यही दो आबंध होता है, कार्बन कार्बन द्विआबंध और कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण को दर्शाना है। तो इसमें सेंटेंस नहीं लिखना है, ओके, सेंटेंस नहीं लिखना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे? Na2O का निर्माण। तो सोडियम परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। क्योंकि ये धातु है, ओके, और ये विद्युत धनात्मक होते हैं धातु में। क्यों? क्योंकि ये अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो Na+ हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 हो गया। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, तो इसका हो जाएगा 2 6। तो अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो इसके पास 6 है, अष्टक पूरा करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 2 में ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8। अब ये आयनिक स्पीशीज है, आयनिक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये Na+ ये जुड़ जाएगा O2- के साथ। तो यहाँ फॉर्मूला में 2 सोडियम है, इसलिए यहाँ 2 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा Na2O। ओके, इसे लिखना। उसके बाद क्या करना, बिंदु संरचना से भी इसको दिखा देना। बिंदु संरचना में संकेत लिखते हैं और जो सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बिंदु से या क्रॉस से दिखाते हैं। तो इसमें 2 सोडियम है, तो एक को ऐसे लिख देंगे प्लस O। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6। तो E वाला इसको 1 देता है और E भी 1 देता है। तो ये हो जाएगा Na2, ओके, Na2, ओके, O, ठीक है। तो इस प्रकार से तो E हो जाएगा Na2 यहाँ प्लस, फिर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसका हो गया अभी 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी यौगिक में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर होती है। तो एक Na के पास 1 नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसको 2 बार यहाँ लिखते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज। तो 2 सोडियम मिलाकर का हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका 2 नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार ये एक दूसरे को उदासीन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड का। अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम का तो ऐसे ही। अब क्लोरीन परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। ओके, तो यहाँ बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 बनाने के लिए 1 चाहिए, इसलिए ये 1 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 नेगेटिव चार्ज इसमें होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 288। ओके, अब ये आयनिक स्पीशीज है, इसलिए क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और बनेगा NaCl, Na+Cl-। इसी को बिंदु संरचना से भी दिखा देना। तो Na हो गया, इसके पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है प्लस क्लोरीन, इसका को ऐसे क्रॉस करके दिखाते हैं, 6 7, क्या 7 हो गया। इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या होगा
Na के पास पॉजिटिव चार्ज, ओके, इसको यहाँ लिख सकते हैं। फिर Cl के पास अभी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। ये हो गया क्लोरीन का, सोडियम क्लोराइड का। उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282। तो इसके पास 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज, अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो गया। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6। ये इसके द्वारा दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो जाता है। फिर ये Mg2+ और O2- ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो बनता है MgO। ठीक है, इसी को आप दिखा सकते हैं बिंदु संरचना से भी। इसके पास 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 दिया, फिर ये भी 1 दिया। तो मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास है ना 2 नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन को बिंदु से दिखाया। ओके, तो इस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक, अगला सवाल है संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। यह एक्चुअली टर्म 1 का है। एनीवे यहाँ दे दिया है, इसलिए इसको भी हम लोग हल करेंगे। ओके, संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिसमें 2 पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ओके, वैसी अभिक्रिया। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ यहाँ लिख सकते हैं, अभिकारक भी लिख सकते हैं। 2 पदार्थ आपस में जुड़कर या संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ना तुम्हारा 10th क्लास का केमिस्ट्री में पहला रिएक्शन है, मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इधर तो 1 ही है, तो 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ 2 लिख देंगे। अगर ये आपको याद नहीं है तो सिंपल वाला लिख सकते हैं C+O2 CO2। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, दूसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में लिख देना वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व या अधिक
सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है ना, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कांटी का एक टुकड़ा डाल देंगे तो कांटी रातों रात गायब हो जाएगी। मतलब इसमें क्या होता है, आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। जो आयरन है, लोहा है, वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है और खुद उसके स्थान पर आ जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट में जब आयरन डालते हैं, लोहा डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन हटा देता है, इसके स्थान में आ जाता है और इसको हटा देता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक सक्रिय होता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि को समझाइए। तो इसको ये सेट 2 में भी है, इससे पहले वाला सेट में, सेट 3 में है, उसी को लिख देना यहाँ। ठीक है, उसी को लिख देना। सबसे पहले बताना कि साबुन क्या होता है ना, यहाँ पर लिखना उच्च वसा अम्लों, उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटाशियम, सोडियम या पोटाशियम लवणों को साबुन कहते हैं, साबुन कहते हैं। ओके, फिर इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसे इसे दिखा देना, COONA माइनस प्लस। फिर बता देना कि साबुन का 2 भाग होता है, साबुन का 2 सिरा होता है, साबुन के 2 सिरे होते हैं। एक को बोलते हैं आयनिक सिरा या जलरागी सिरा या ध्रुवीय सिरा या आयनिक सिरा, आयनिक सिरा ना, आयनिक सिरा यहाँ पर है COO माइनस Na प्लस ना, इसको जलरागी सिरा भी बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड। दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक एंड, जल विरागी सिरा, ये होता है 15 से 17 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ये पानी में घुलनशील होता है, ये पानी में घुलनशील नहीं होता है, यह तेल या मैल में घुलनशील होता है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना इधर, हाँ, इसके बाद यहाँ पर लिखना होगा कि आयनिक सिरा, आयनिक सिरा जल में घुलनशील, जल के साथ आबंध बनाता है, आबंध
बनाता है, जबकि हाइड्रोकार्बन सिरा तेल या ग्रीस, है ना, मैल यही तेल या ग्रीस होता है, ग्रीस के साथ आबंध बनाता है, इतना लिख देना। फिर उसके बाद जब साबुन को जल में घोला जाता है तब साबुन के अणु वृत्त के आकार में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि, अच्छा देख लेते हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि, ओके, इसके आगे लिखना, व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला भाग केंद्र की ओर या अंदर की ओर तथा आयनिक भाग बाहर की ओर होता है, ठीक है। फिर यहाँ लिख देना, इसे मिसेल कहते हैं, फिर इसका फिगर बना देना, जैसे कि सेट 3 में हम लोग बनाए थे। ओके, तो एक वृत्त बना लेना, फिर यहाँ पर अंदर तरफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ O- Na+, यहाँ भी O- Na+, ओके, O-Na+, और क्या होता है, मैल इसके अंदर में आ जाता है, क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, ये मैल के साथ बॉन्ड बनाता है, मैल या तेल या ग्रीस, ठीक। उसके बाद लिख देना, मैल या ग्रीस इस मिसेल के अंदर आ जाते हैं एवं अलग कर दिए जाते हैं। तो चारों तरफ से मैल को क्या करता है, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है चारों तरफ से इसको जकड़ लेता है। इधर वाला तो पानी के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये पानी वाला भाग पानी में रहता है, पानी के साथ बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोकार्बन वाला भाग मैल के साथ, तो चारों तरफ से, है ना, इसको घेर लेता है। तो इस प्रकार से, है ना, ये जो होता है मैल, वो, है ना, कपड़ा से या शरीर से अलग कर लिया जाता है।
ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17, साबुन की सफाई प्रक्रिया। तो ऐसे लिखना है तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, है ना, अंदाजी नहीं लिखना है। ठीक है, ओके, ठीक। चलिए अब आते हैं लास्ट सेट नंबर 5। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में है, दो ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिसे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाता है। तो पहली धातु है गैलियम, फिर दूसरा है सीजियम, है, इनका नाम लेते हैं गैलियम और सीजियम। चौथा, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं? C2H6, C3H8, C3H6, C2H2। यहाँ इनडायरेक्टली पूछा गया है कि इनमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही संकलन अभिक्रिया करते हैं। तो इनमें से कौन एल्कीन और एल्काइन है? तो क्या करना, रफ में इनका सामान्य सूत्र लिख देना। ई हो गया तुम्हारा एल्कीन और ई हो गया एल्काइन, रफ कर लेना ऐसे। अब इसमें इस फॉर्मूला में इनको फिट करना, C2H6, अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा H, ओके, 2 गुना 2, 2 गुना 4 हो जाएगा। अगर यहाँ फिट करेंगे तो ये होगा C2H, N की जगह में 2, 2 गुना 4, 4 माइनस 2, 2, ओके, ठीक। अब C3 अगर लगाएंगे, N का मान 3 लगाएंगे तो यहाँ होगा, यहाँ 2 तिया 6, और इधर होगा C3H, 2 तिया 6, 6 माइनस 2, 4, तो C3H4। लेकिन यहाँ तो ओके C3H6 है, C3H4 नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो संकलन अभिक्रिया करेंगे वो होगा C2H4। C2H4 है, नहीं है। C3H6, ओके, C3H6 है, तो ये होगा C3H6 एवं अगला है C2H2, ओके, C2H2, तो ये होगा आपका आंसर। तो एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र में इन सबको बैठा देना। 2 कार्बन यहाँ लेंगे तो N का मान 2 लेंगे तो क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, या तो 3 कार्बन तक केवल दिया हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन संकलन अभिक्रिया करेंगे। ओके, ठीक। अब अगला सवाल, थर्मिट अभिक्रिया क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? समीकरण सहित व्याख्या करें, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया, एल्यूमिनियम एक प्रबल अपचायक होता है। जब इसको धातु ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो यह धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देता है, और यह अभिक्रिया इतनी ऊष्माक्षेपी होती है कि जो धातु प्राप्त होती है वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है। ओके, और इसीलिए इसका उपयोग रेल की पटरियों में जो दरारें होती हैं उसको भरने में होता है, या मशीन के पुर्जों में जो क्रैक्स होता है उसको भरने में होता है। तो उसी को हम लोग लिख देंगे एल्यूमिनियम एक प्रबल अपचायक, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक
होता है धातु ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ, ना एल्यूमिनियम नाम ना लिख करके संकेत भी लिख सकते हैं, के साथ गर्म करने पर यह इसे धातु में अपचयित कर देता है। ठीक है, अपचयन होता है हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का हटाया जाना, ह्रास होना, अपचयित कर देता है। फिर एग्जाम्पल लिख देना, जैसे अगर हम लेंगे आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और इसको एल्यूमिनियम के साथ गर्म करेंगे। गर्म करना को ऐसे ना त्रिभुज का साइन लिखते हैं, गर्म करेंगे, या लिख देना तापन। तब ये Fe को हटा देगा, है ना, और खुद आ जाएगा आयरन के स्थान पर प्लस Fe। तो यहाँ 2 बार है तो यहाँ 2 लिख देंगे, एल्यूमिनियम इधर 2 बार हो गया, यहाँ 2 लिख देंगे। ओके, फिर इधर नीचे लिख देना यह अभिक्रिया इतनी ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होती है कि जो धातु प्राप्त होता है वो गलित अवस्था में होती है। धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, ठीक है, इतना लिख देना। अब सवाल का अगला भाग है, इसका उपयोग कहाँ होता है। ओके, उपयोग, तो इसको पॉइंट लिख देना उपयोग को। तो पहला लिख सकते हो रेल की पटरियों की दरारों को भरने में ऐसे लिखेंगे। दूसरा उपयोग मशीनी पुर्जों, मशीन का जो काम पुर्जा होता है, पुर्जों की दरारों को भरने में। ठीक है, मशीन पार्ट्स में जब क्रैक्स हो जाता है तो इसको भरने के लिए इसी थर्मिट अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं अगला सवाल, जो होता है भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर इथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल में अंतर करें। तो जब भी अंतर वाला सवाल पूछा जाता है, आप इसको टेबुलर फॉर्म में जवाब लिखना। ठीक है, इधर लिख देते हैं इथेनॉल और इधर लिख देंगे इथेनॉइक, ओके, अम्ल, इथेनॉइक अम्ल। अब यहाँ पूछा है भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर, तो यहाँ पर लिख देना भौतिक गुणों के आधार पर, हेडिंग लगा देना, ये आधार पर। ओके, तो पहला लिख देना, ओके, गन से रिलेटेड, इसका गन एल्कोहल जैसा होता है। ठीक है, दारू के जैसा होता है, एल्कोहल के जैसा होता
होता है। ये एक्चुअली तुम्हारा प्रैक्टिकल में भी है, अगर आपने प्रैक्टिकल रिपोर्ट लिखा है तो ये यही सब आपने उसमें अध्ययन किया है। फिर इधर तो इसका नहीं, इसकी, इधर में लिख देना इसकी गर्ल, सिरका विनेगर के जैसा, सिरका के जैसी, इसकी गर्ल सिरका के जैसा होता है। ठीक, अब दूसरा अंतर लिख सकते हैं इसके क्वाथनांक, दोनों ही लिक्विड होता है तो ये कितना टेम्परेचर में खौलता है, उबलता है, इसको लिख देना इसका क्वाथनांक, इसका क्वाथनांक 351 केल्विन होता है। ठीक है, इधर लिख देना इसका क्वाथनांक, ठीक है, 391 केल्विन होता है। दोनों के क्वाथनांकों के बीच 40 केल्विन का अंतर होता है। ओके, ये हो गया भौतिक गुणों के आधार पर। ठीक है, अब अगला हमको लिखना है, बताना है रासायनिक गुणों के आधार पर। तो यहीं पर हेडिंग लिख देना रासायनिक गुणों के आधार पर, ठीक, पहला इतना लिटमस पर इसका क्या असर होता है, क्या परिवर्तन आता है। ओके, इसका प्रभाव लिटमस पर नहीं होता है, मतलब इसमें अगर हम लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो लाल ही रहेगा, नीला को डालेंगे तो नीला ही है। लेकिन अगर हम इथेनॉइक अम्ल में नीला लिटमस डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ओके, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, या सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, खाने वाला सोडा, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, जो इथेनॉल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इधर लिख देना या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 गैस बनाता है, जो बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। ठीक है, अगर चाहो तो इसका समीकरण भी लिख सकते हो। ओके, इथेनॉइक अम्ल होता है CH3COOH प्लस NaOH, तब बनता है यहाँ COOH, H की जगह में Na आ जाएगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, फिर इसको इधर से क्लोज कर दें, ऐसे बंद कर दें। तो इस
प्रकार से आप इथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी अंतर से संबंधित है। धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। भौतिक गुण के आधार पर, क्या रासायनिक गुण के आधार पर नहीं। ठीक, तो इधर में लिख लेना धातु, इधर लिख देना अधातु। ठीक, 5 नंबर का है तो कम से कम 5 तो लिखेंगे। ठीक, तो इसमें लिखना पहला भौतिक अवस्था के आधार पर ये प्रायः ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद क्या है? पारा है ना, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इधर में लिख देना ये प्रायः ठोस या गैस होते हैं। इसका भी एक अपवाद है ना, ब्रोमीन। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ओके, दूसरा, ये प्रायः कठोर होते हैं ना, कठोर एवं सख्त होते हैं, सख्त होते हैं। इसका भी अपवाद है ना, सोडियम और पोटासियम इतना सॉफ्ट होता है, इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो अपवाद में लिख देना सोडियम एवं पोटासियम। इधर में लिखना ये प्रायः मृदु होते हैं, मृदु एवं भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब जल्दी से टूटता है, होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है, वो है हीरा, जो कि कार्बन का एक अपर रूप होता है। कार्बन अधातु है, लेकिन हीरा संसार का कठोरतम पदार्थ होता है। ओके, ठीक। फिर इधर लिख देना ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, इधर लिख देना ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। ओके, इसमें भी एक अपवाद है, वो है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक रूप होता है, अपर रूप होता है, वो ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है। ओके, चौथा नंबर में लिख देना इनमें धात्विक चमक होती है, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक, ओके, विशेष प्रकार की चमक होती है, चमक होती है। इधर लिख देना इनमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। 4 हो गया, और एक कम से कम लिखेंगे। 7वां, ये आघात वर्ध्य एवं तन्य होते हैं,
नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। ओके, ठीक है। पहला अंतर है, ये प्रायः ठोस होते हैं, अपवाद है 12। ये प्रायः ठोस या गैस होते हैं, अपवाद में है ब्रोमीन। दूसरा, ये प्रायः कठोर एवं सख्त होते हैं, अपवाद है सोडियम और पोटाशियम। ये इतना कोमल होता है कि इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये प्रायः मृदु एवं भंगुर होते हैं, तुरंत टूटते हैं, मुलायम होते हैं। इसका अपवाद है हीरा। ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। इधर ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, अपवाद में लिखते हैं ना ग्रेफाइट। इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इधर लिखना, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। यहाँ पर भी एक अपवाद है। अपवाद ये होता है आयोडीन। आयोडीन में विशेष प्रकार की चमक होती है। ओके, अपवाद उसको कहा जाता है जो जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता है। पांचवा, ये आघातवर्धक एवं तन्य होते हैं। इधर ये आघातवर्धक एवं तन्य नहीं होते हैं। इतना लिख देना, 5 नंबर का है, पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पांचों सेट में जो केमिस्ट्री के सवाल हैं उसको मैंने आपके लिए हल कर दिया है। उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प मिला। यदि आपको इससे हेल्प मिला तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। बाय।